हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः उपस्थित है आप लोगों के सामने अगला टॉपिक लेकर के। चूँकि हम बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य पे, और विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य जो था दक्षिण भारत का एक महान हिंदू राजवंश था। और यह मध्यकालीन में विजयनगर साम्राज्य का उत्थान मध्यकालीन में एक अपने आप में एक अद्भुत था। विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य था, और यह हिंदू साम्राज्य था जो कभी भी किसी के अधीन नहीं रहा। विजयनगर साम्राज्य कभी भी किसी के अधीन नहीं रहा। एक्चुअली हम अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो जिस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश चल रहा था, तुगलक वंश में अगर हम देखें तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक का जब अंतिम समय था, तो चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियाँ थी, जनता कहीं न कहीं जो है उसकी नीतियों से बहुत आक्रोशित थी जनता उसको लेकर के। तो एट लास्ट में उसके समय में क्या होता है कि कई जो है साम्राज्य अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र कर लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आता। सुदूर दक्षिण में जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है दक्षिण भारत में एक महान साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली जाती है, जो आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य 4 भागों में टूट जाता है, जिसमें हमने देखा था कि संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आर्यड वंश। तो पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कि संगम वंश और सालू वंश को हमने दो वंश को जो है कवर कर लिया था। शेष रह गया था 2 वंश, तो शेष 2 वंश को आज हम कवर करेंगे, यानी कि आज हम तुलु और आर्यड वंश को कवर करेंगे। इसके बाद 1336 में जब विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया, तो 10 वर्षों बाद ही 1347 ईस्वी में जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में हमने देखा कि एक मुस्लिम साम्राज्य का उदय होता है, जिसे बहमनी के नाम से जाना जाता है। और बहमनी जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा इसकी नींव डाली जाती है। जिस तरह से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है नींव वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी, उसी तरह से अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य की नींव डाली गई थी। विजयनगर साम्राज्य जो था ये एक हिंदू साम्राज्य था, और बहमनी साम्राज्य जो था ये एक मुस्लिम साम्राज्य था। जिस तरह से विजयनगर साम्राज्य आगे चल कर के 4 भागों में टूट जाता है, 4 भाग मतलब पूरे विजयनगर साम्राज्य लगभग 310 वर्षों तक जो है अपना वर्चस्व बनाए रखता है। उसी तरह से बहमनी साम्राज्य आगे चल कर के 5 भागों में टूट जाता है, जिसमें हमने देखा था गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ये 5 भागों में जो है आगे चल कर के टूट जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 महान साम्राज्य जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही जो है ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक की दूरी काफ़ी बढ़ जाती थी। इसके पहले हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जब खिलजी वंश का शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसने दक्षिण भारत पर अभियान करके कई जो है दक्षिण के प्रांतों को अपने में विजित कर लिया था। लेकिन फिर इसके बाद जो है खिलजी वंश में कोई मजबूत शासक नहीं होता है, जिसकी वजह से वो दक्षिण भारत में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते हैं। फिर जो है परिस्थितियाँ बदलती हैं और खिलजी वंश का पतन हो जाता है, फलस्वरूप जो है तुगलक वंश अस्तित्व में आता है। और जब तुगलक वंश अस्तित्व में आता है, तो तुगलक वंश गयासुद्दीन के काल में ही जब जौना खां, उसका पुत्र जो था जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक जो है जब दक्षिण में अभियान करता है, तो वह दक्षिण के कुछ प्रांतों को अपना आपस में संयोग मतलब मिला लेता है दिल्ली प्रांत में। लेकिन इसके बाद जो है जब यह पुनः वापस आ जाता है, चूँकि जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह तुगलक वंश का अगला सुल्तान बनता है। लेकिन यह जो है दक्षिण भारत में नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से यह दक्षिण पे भी अभियान किया था। यह जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया था, यानी कि यह जो है दिल्ली से देवगिरी का नाम बदल करके इसने दौलताबाद कर दिया था। इसने जो है देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया था। तो इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद करता है, लेकिन जो है वह फिर से दिल्ली से दौलताबाद से फिर दिल्ली अपनी राजधानी लेकर के चला जाता है। तो इस तरह से जो है इसकी गलत नीतियों की वजह से ही कहीं न कहीं जो है जनता में इसके प्रति आक्रोश था, जिसकी वजह से जो है आगे चल कर के कई ढेर सारे विद्रोह होते हैं, जिसके विद्रोह होने की वजह से कई साम्राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, जिसमें उसी श्रेणी में हमने देखा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो हम बहमनी साम्राज्य अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बहमनी साम्राज्य इसके बाद हम पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। और विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य हमने बताया कि वो 4 वंश में आगे चलकर टूट जाता है, जिसमें संगम है, सालू है, तुलु है और आर्यड वंश। तो पिछले वाले क्लास में हम जो 2 वंशावलियों को कवर कर लिया था, और आज हम 2 वंशावलियों को कवर करेंगे। एक्चुअली में हम आज जो है तुलु वंश की जो है यहाँ से हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे। और अगर देखते हैं तो दक्षिण भारत में तुलु वंश का एक महानतम शासक था,
तुलु वंश का एक महानतम शासक था जिसका नाम था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय न केवल दक्षिण का वरन अपने समकालीन जो है वो भारत का एक महान साम्राज्य था। और एक्चुअली में ये बात जो है खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी में उसने जो है इसका उल्लेख किया है। कृष्णदेवराय जो है अपने समकालीन दक्षिण भारत का नहीं वरन पूरे भारत का जो है वो एक महान शासक था। दक्षिण भारत का या उत्तर भारत का या पूरे भारत का जो है वो एक महान शासक था। और इस बात का जिक्र जो है उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है। एक्चुअली में बाबर ने अपनी पुस्तक में जिन 5 मुस्लिम वंशों और 2 हिंदू वंशों की चर्चा किया है, उन 2 हिंदू वंशों में एक साम्राज्य जो था वो स्वयं विजयनगर साम्राज्य था। अगर मुस्लिम वंशों की बात करें तो उसमें दिल्ली था, गुजरात था, मालवा था, बहमनी था, ये सारे जो है मुस्लिम प्रांत थे। दिल्ली, गुजरात, मालवा, बहमनी ये सारे जो है मुस्लिम प्रांत थे। जबकि उसमें 2 हिंदू प्रांतों की चर्चा करता है जिसमें एक मेवाड़ था और दूसरा विजयनगर था। तो मेवाड़ बाबर का समकालीन जो मेवाड़ का शासक था वो राणा सांगा था, जबकि विजयनगर का महानतम शासक जो था तुलु वंश का जो महानतम शासक था वो कृष्णदेवराय था। और कृष्णदेवराय स्वयं जो है वो बाबर का समकालीन था। एक्चुअली में कृष्णदेवराय का जो टाइम पीरियड रहता है, कृष्णदेवराय जो है वो 1509 ईस्वी में जो है और विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन बैठता है और 1529 तक जो है वह अपने सिंहासन पर बैठता है। और विजयनगर साम्राज्य जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में अपने उत्कृष्टतम जो है सर्वश्रेष्ठ पहुंचा था। यानी कि विकास के क्षेत्र में जो है कृष्णदेवराय का शासनकाल जो था वह स्वर्णिम काल माना जाता है। कृष्णदेवराय के समय में जो है कृष्णदेवराय ने चहुमुखी क्षेत्रों में जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया था। कृष्णदेवराय स्वयं भी एक विद्वान थे। कृष्णदेवराय जो थे वो अपने आप में स्वयं भी एक विद्वान थे। और कृष्णदेवराय के समय में जो है उनके राज्यसभा में 8 मंत्रियों की एक जो है मंत्रिपरिषद होती थी। 8 मंत्रियों की जो है या 8 विद्वानों की एक सभा होती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें जो है प्रमुख स्थान जो था वो पेद्दन को प्राप्त था। पेद्दन स्वयं जो थे वो संस्कृत और तेलुगु के महान विद्वान थे, महान जानकार थे। जिस तरह से कृष्णदेवराय स्वयं भी एक विद्वान थे और ये संस्कृत और तेलुगु के जो है भाषाओं के अच्छे जानकार थे, उसी तरह से पेद्दन भी जो है संस्कृत और तेलुगु भाषाओं के अच्छे जानकार थे। इसी श्रृंखला में अगर देखेंगे हम तो इनके दरबार में एक तेनाली रामकृष्ण नाम के जो है एक विद्वान रहते थे, जिसमें हमने बचपन में जो है ढेर सारी कहानियाँ सुनी है तेनाली रामकृष्ण की। और पहले एक धारावाहिक भी आती थी तेनाली रामकृष्ण करके। तो तेनाली राम जो थे वो कृष्णदेवराय के ही दरबार में रहा करते थे। और कृष्णदेवराय का जो शासन पीरियड था वो दक्षिण भारत का या तेलुगु साहित्य का या तमिल साहित्य का जो है उसे स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से हमने देखा था कि उत्तर भारत में एक महान शासक हुआ करता, एक महान वंश होता जो गुप्त वंश में हमने देखा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड को जो है या गुप्तों के काल को जो है वो क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता था। सेम उसी तरह जो है क्लासिकल युग दक्षिण भारत में किसके शासन टाइम पीरियड को आ जाता है, तो कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड को दक्षिण भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। तो आइए हम मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य का ये दूसरा पार्ट है। विजयनगर साम्राज्य का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा था, पहले भाग में हमने 2 वंश को कवर किया था, संगम वंश और सालू वंश। और आज हम जो कवर करेंगे वो तुलु वंश कवर करेंगे। और हमने देखा था आगे चल कर के विजयनगर साम्राज्य जो था ये 4 भागों में टूट जाता है। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश
और आरवीडू वंश, आरवीडू वंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। तो हम संगम वंश को पूरा कवर कर लिए थे और सालू वंश को भी कवर कर लिए हैं। तो आज हम कवर करेंगे तुलु वंश को। तुलु वंश जो था यह 1505 से लेकर के 1570 तक यानी कि लगभग जो है 65 वर्ष तक तुलु वंश अस्तित्व में रहा। 65 वर्ष तक तुलु वंश। हमने देखा था कि संगम वंश जो है सर्वाधिक लगभग 150 वर्षों तक, सर्वाधिक जो है समय तक संगम वंश 150 वर्षों तक जो है अपना वर्चस्व बनाए रहा, जबकि सबसे न्यूनतम, सबसे कम जो है समय तक वो सालू वंश लगभग 21 वर्ष तक था। इसके बाद हमने देखा कि तुलु वंश जो था ये लगभग 60-65 वर्ष तक था। इसके बाद अगला जो है वह आरवीडू वंश है और आरवीडू वंश जो था वह लगभग 80 वर्ष था। आरवीडू वंश जो है लगभग 80 वर्ष तक था, अर्थात 80 वर्ष तक जो है अपना वर्चस्व बनाए रखता है। तो हम बात करते हैं तुलु वंश की। तुलु वंश की देख लेते हैं, हम मैप के माध्यम से थोड़ा समझेंगे तो चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आएंगी। ये मैप देख रहे हैं, ये मैप है और मैप के माध्यम हमने देखा था कि ये इधर है एक कृष्णा नदी, यहाँ से निकलती है, यहाँ से कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से, और यहाँ से एक नदी निकलती है तुंगभद्रा नदी। ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, और ये है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। इन्हीं नदियों के क्षेत्र में फला फूला, इन्हीं नदियों की गोद में फला फूला विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। इन्हीं क्षेत्रों में जो है यह विजयनगर साम्राज्य फला फूला। और इन वाले क्षेत्रों में जो है आगे चल कर के जो अस्तित्व में आता है वह है बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। जिस तरह से हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो आगे चल कर के 4 भागों में टूट जाता है, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश, आरवीडू वंश। उसी तरह से हमने देखा कि आगे चल कर के बहमनी 5 भागों में टूट जाता है, बहमनी आगे चल कर के 5 भागों में टूट जाता है, जैसे बरार है, बीदर है, गोलकुंडा है, बीजापुर है और अहमदनगर है। और इन दोनों यानी कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों में आपस में जो प्रतिस्पर्धा होती है, पिछले वीडियो में ये बात की गई थी। यही वाला ये बेल्ट है रायचूर का दोआब क्षेत्र है, रायचूर का ये दोआब क्षेत्र है, रायचूर का दोआब क्षेत्र है, जिसको लेकर के विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। चूँकि ये क्षेत्र जो था वो बहुत ही उपजाऊ था, उपजाऊ होने के दृष्टि से जिसकी वजह से इस पे दोनों साम्राज्य जो है अपना अपना आधिपत्य बताते थे, जिसकी वजह से इन दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। और ये प्रतिस्पर्धा लगभग जो है 200 वर्षों तक चलती है, ये प्रतिस्पर्धा 200 वर्षों तक चलती है। और एट लास्ट में आगे चल कर के 1565 ईस्वी में जो है मुस्लिम साम्राज्यों के द्वारा एक जो है संगठन बनाया जाता है, एक गुट बनाया जाता है। उस गुट में बरार को छोड़ करके जो है बाकी सभी जो वंश थे, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, ये सभी जो है अपना एक संघ बनाते हैं। इस संघ में बना करके जो है वो विजयनगर साम्राज्य पर अटैक करते हैं, और फलस्वरूप जो है 1565 के
तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर फलस्वरूप परास्त हो जाता है। इस तरह से जो है यहीं से धीरे धीरे विजयनगर का पतन प्रारंभ हो जाता है। और इन्होंने जो है विजयनगर को इस कदर इन्होंने लूटा, जो है इस कदर लूटा, हम्पी को पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया एकदम। लगभग जो है 6 महीने तक जो है ये पूरा लूटते रहे उसकी राजधानी को, इस तरह से एकदम पूरा क्षत विक्षत कर दिया। तो बात कर रहे हैं हम आगे हम लोग टॉपिक पे आते हैं तुलु वंश की। तुलु वंश जो अस्तित्व में आता है वह 1505 से लेकर के 1570 तक, 1505 से लेकर 1570 तक जो है यह तुलु वंश चलता है। और तुलु वंश की जो स्थापना करते हैं वह वीर नरसिंह, वीर नरसिंह जो है वीर नरसिंह के द्वारा तुलु वंश की स्थापना की जाती है। और इससे पहले हमने देखा था जो सालू वंश था, सालू नरसिंह के द्वारा जो है सालू वंश की स्थापना की जाती है। और सालू नरसिंह के 2 पुत्र थे, सालू नरसिंह के 2 पुत्र थे, तिम्मा और इम्माड़ी। तो आगे चल करके हमने देखा कि वीर नरसिंह के द्वारा इम्माड़ी की हत्या कर दी जाती है। वीर नरसिंह के द्वारा इम्माड़ी की हत्या करके जो है विजयनगर साम्राज्य में एक नया वंश अस्तित्व में आता है, तुलु वंश। और इस तरह से इसे द्वितीय बलापहार कहा गया। प्रथम बलापहार जब सालू नरसिंह के द्वारा जब जो है वंश को हस्तांतरित किया जाता है तब इसे प्रथम बलापहार कहा गया। और जब यहाँ पर तुलु वंश में जब वीर नरसिंह के द्वारा जो है सत्ता परिवर्तित किया गया, एक नए वंश की नींव डाली गई, तो इसे द्वितीय बलापहार कहा गया। इसके बाद वीर नरसिंह, चूँकि वीर नरसिंह जो है यह इम्माड़ी की हत्या करके जो है इस पर तुलु वंश की स्थापना करता है। तो जब तुलु वंश की स्थापना करता है तो कहीं न कहीं इसके राज्य में एक कलह की भावना थी और लगभग 4 वर्ष तक ही यह रहता है। यह लगभग जो है 4 वर्ष तक ही रहता है, 4 वर्ष तक ही यह शासन करता है। इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है वीर नरसिंह की। और वीर नरसिंह जो है इसने भुजबल की जो है उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधि जो थी इसकी भुजबल की थी। इसकी उपाधि कौन सी थी? इसकी भुजबल की उपाधि थी। और इसने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। वीर नरसिंह ने विवाह कर को इसने समाप्त कर दिया था। और विवाह कर को समाप्त करके इसने एक तरह से उदारता का परिचय दिया था। इसने जो है उदारता का परिचय दिया था। और इसने जो है पुर्तगालियों से इसने घोड़े खरीदने के लिए एक समझौता भी किया था। पुर्तगालियों से इसने घोड़े के व्यापार को लेकर के घोड़े को खरीदने को लेकर के इसने जो है एक समझौता किया था। एक समझौता इसने किया था। घोड़ों को खरीदने के लिए करके इसने जो एक समझौता किया था। और आगे चल करके जो है 4 वर्षों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और 4 वर्ष बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि लगभग यह 1505 से लेकर के 1509 तक ही यह शासन कर पाता है। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका छोटा भाई, इसका वीर नरसिंह का जो छोटा भाई रहता है वह है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है अगला शासक बनता है। यानी कि तुलु वंश का ये विजय कृष्णदेव राय जो था ये एक महानतम शासक था। यह न केवल तुलु वंश का बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का, न केवल तुलु वंश का बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का यह महानतम शासक था। कृष्णदेव राय। और इसका टाइम पीरियड जो था वह 1509 से लेकर के 1529। इसके समय में, कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य जो है
अपने विकास के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो है कृष्णदेवराय के समय में यह विकास के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। इसका टाइम पीरियड जो था 1509 से लेकर के 1529 तक यह बाबर का समकालीन था। कृष्णदेवराय जो था यह बाबर का समकालीन था, बाबर का समकालीन था, बाबर का समकालीन था। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने भारत का श्रेष्ठतम शासक बताया, भारत का महानतम शासक बताया है, भारत का महानतम शासक बताया है, भारत का इसने महानतम शासक बताया है। और बाबर ने जिन 5 मुस्लिम राज्यों की 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य की चर्चा की थी। और जिन 5 मुस्लिम राज्यों की चर्चा की है उसमें है दिल्ली, गुजरात, मालवा, बहमनी, दिल्ली, गुजरात, मालवा और बहमनी, ये जो है उसके समकालीन के प्रमुख है। दिल्ली, गुजरात, मालवा, बहमनी और बंगाल, ये जो है उस समय के श्रेष्ठ मुस्लिम राजवंश थे। जबकि 2 हिंदू राज्यों की जो इसने चर्चा की है उसमें है विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़। यानी कि जो 2 राजवंशों की चर्चा की है बाबर ने वह विजयनगर और मेवाड़। यानी कि विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम शासक था वो कृष्णदेवराय। ये बात जो है बाबर ने स्वयं स्वीकार की है कि कृष्णदेवराय जो थे वो अपने समकालीन के महानतम शासकों में से एक थे, कृष्णदेवराय के द्वारा कई उपाधियां धारण की गई, जिसमें है अभिनव भोज। और आंध्र भोज। अभिनव भोज और आंध्र भोज जैसी जो उपाधियां किसके द्वारा ग्रहण की गई थी, तो कृष्णदेवराय के द्वारा जो है अभिनव भोज और आंध्र भोज जैसी उपाधियां ग्रहण की गई थी। इसने बहमनी सुल्तान को जो है कारागार से मुक्त करके, बहमनी सुल्तान को कारागार से मुक्त कर पुनः सिंहासन पर बैठाया। इसने जो है बहमनी सुल्तान को कारागार से मुक्त कर पुनः जो है सिंहासन पर बैठाया और यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। और कौन सी उपाधि ग्रहण की इसने, तो यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, तब इसको हम मिटा दें। कृष्णदेवराय के द्वारा कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की गई, तो कृष्णदेवराय के द्वारा अभिनव भोज, आंध्र भोज और यमन राज स्थापनाचार्य जैसी उपाधियां ग्रहण की गई। बहमनी सुल्तान को कारागार से मुक्त करके सिंहासन पर बैठाने के उपलक्ष्य में जो है इसने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, तो यमन राज स्थापनाचार्य। यमन राज स्थापनाचार्य
यमनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने ग्रहण की? तो यह कृष्णदेवराय के द्वारा जो है ये उपाधि धारण की जाती है, जब इसने बहमनी सुल्तान को कारागार से मुक्त करके पुनः जो है सिंहासन पर बैठाता है। अगला जो है, इसने गजपति शासक, इसने जो है गजपति, ये बात हो रही है कृष्णदेवराय की, ये बात किसकी हो रही है? कृष्णदेवराय की, कृष्णदेवराय की, कृष्णदेवराय की, जो कि तुलु वंश का एक महानतम शासक है। न केवल तुलु वंश का बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का ये एक महानतम शासक है। इसने गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव, इसने गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव, इसने उड़ीसा के गजपति शासक, उड़ीसा अगर बात करें तो ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला पे इन्हीं क्षेत्रों में जो है यहाँ पे गजपति शासन करते थे, गजपति। और इन्हीं गजपतियों से यहाँ का जो शासक था वो प्रताप रुद्रदेव था, प्रताप रुद्रदेव को परास्त कर उससे तेलंगाना छीन लिया। प्रताप रुद्रदेव को परास्त कर तेलंगाना छीन लिया। इसने जो है प्रताप रुद्रदेव को परास्त करके तेलंगाना छीन लिया। अगला पॉइंट जो है, इनने उम्मत्तूर, कृष्णदेवराय ने उम्मत्तूर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, उम्मत्तूर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर आदि के शासकों को पराजित किया। उम्मत्तूर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, उम्मत्तूर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सभी क्षेत्रों पे जो है, इन सभी शासकों को पराजित करके इन क्षेत्रों पे कृष्णदेवराय ने अधिकार कर लिया। अगला है, यह जो है पुर्तगालियों से इन्होंने मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। पुर्तगालियों से इन्होंने मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। कृष्णदेवराय ने मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। पुर्तगालियों से इन्होंने मित्रतापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि पुर्तगाली जो थे ये अरबों के प्रतिद्वंदी थे। पुर्तगाली जो थे यह अरबों के प्रतिद्वंदी थे। एक्चुअली में पुर्तगालियों के पहले जो घोड़ों का जो व्यापार करते थे, यानी विजयनगर साम्राज्य को घोड़ों की जो आपूर्ति होती थी वो अरब करते थे। एक्चुअली में अरब जो थे वो इधर से, अगर देखेंगे असल मार्ग के जरिए जो है इधर से अरब जो है इनको घोड़े को जो है यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की आपूर्ति करते थे। लेकिन जब पुर्तगाली आ गए तो पुर्तगालियों ने अरबों से जो है ये घोड़ों का व्यापार उनसे छीन लिया। अरबों ने जो है पुर्तगालियों ने अरबों से घोड़ों का व्यापार छीन लिया। अब घोड़ों का व्यापार जो है वो पुर्तगालियों ने जो है करने लगे। इसीलिए जो है जब पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से जब जो है इन्होंने पुर्तगालियों ने जब बीजापुर से गोवा को छीना, जब पुर्तगालियों ने 1510 में बीजापुर से गोवा को छीना तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को बधाई दी। तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को बधाई दी। लेकिन चूँकि कृष्णदेवराय जो थे ये एक दूरदर्शी शासक थे,
कृष्णदेवराय एक दूरदर्शी शासक थे। कृष्णदेवराय एक दूरदर्शी शासक थे। इन्होंने, यही कारण है कि जब पुर्तगालियों ने कृष्णदेवराय से ये बताया कि हम लोग जो है हम अब जमोरिन के खिलाफ यानी कि कालीकट का जो एक शासक था, कालीकट का जो शासक था जमोरिन के खिलाफ जो है हम लोग सैन्य अभियान करेंगे और आप संधि करिए जो है कि आप उसमें हमारा सहयोग देंगे। तो कृष्णदेवराय ने ये प्रस्ताव जो है पुर्तगालियों का ठुकरा दिया। ये पुर्तगालियों का जो है प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। अगला जो है पुर्तगालियों के सहयोग से कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य में एक सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की। विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की। पुर्तगालियों के सहयोग से कृष्णदेवराय ने सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की। अगला जो पॉइंट है, कृष्णदेवराय एक जो है बुद्धिमान शासक थे। इसी वजह से कृष्णदेवराय ने कभी भी पुर्तगालियों के सैन्य से पुर्तगालियों की सैन्य शक्ति से उलझना ठीक नहीं समझा और हमेशा युद्ध को टालते रहे। कभी भी जो है कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों की सैन्य शक्ति से जो है कभी ये उलझना इन्होंने ठीक नहीं समझा, इसलिए जो है ये हमेशा युद्ध को टालते रहे। कृष्णदेवराय के समय ही डोमिंगो पायस और बारबोसा जैसे विदेशी यात्री कृष्णदेवराय के समय में ही आए थे। डोमिंगो पायस और बारबोसा जैसे विदेशी यात्री वो किसके समय आए थे? तो वो जो है कृष्णदेवराय के समय के ही आए थे। कृष्णदेवराय के समय ही जो है डोमिंगो पायस और बारबोसा विदेशी यात्री आए थे। इसके बाद है अगला जो पॉइंट है वह है कृष्णदेवराय दक्षिण भारत के एक ऐसे शासक थे, दक्षिण भारत के या विजयनगर साम्राज्य के ऐसे शासक थे जिसके दरबार में 8 कवियों का एक समूह रहता था। 8 कवियों का एक समूह रहता था जिसे अष्टदिग्गज कहते थे। 8 कवियों के समूह को अष्टदिग्गज कहा जाता है। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 कवियों का जो एक समूह रहता था उसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। 8 कवियों का जो एक समूह होता था। कृष्णदेवराय एक ऐसे शासक थे दक्षिण भारत में जिनके समकाल में जो है जिसके दरबार में 8 कवियों का एक समूह होता था जिसे अष्टदिग्गज कहते थे। और कृष्णदेवराय जो है वो स्वयं भी एक विद्वान थे और विद्वानों के संरक्षक थे। इसीलिए जो है इनके काल को तमिल का क्लासिकल युग कहा जाता है। तमिल का जो है या तेलुगु का क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला पॉइंट जो है इन अष्टदिग्गज में कि जो 8 विद्वानों का एक समूह था इसे कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड को
तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। यह जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला पॉइंट जो है, इनके प्रमुख विद्वानों में जो प्रमुख विद्वान जैसे इसमें है अल्लादीपेद्दन। अल्लादीपेद्दन जो है, यह संस्कृत तथा तेलुगु दोनों भाषाओं के जानकार थे। अल्लादीपेद्दन जो थे, ये संस्कृत तथा तेलुगु दोनों भाषाओं के जानकार थे। और इनकी जो रचना है वह है मनुचरित। इनकी पहली रचना है मनुचरित और दूसरी रचना जो है स्वरोचित संभव। अल्लादीपेद्दन की जो रचना है वह है स्वरोचित संभव। मनुचरित और स्वरोचित संभव। अल्लादीपेद्दन की जो रचना है वह है स्वरोचित संभव और मनुचरित। और अल्लादीपेद्दन जो थे, यह अष्टदिग्गज जो थे, जो 8 विद्वानों का समूह था अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज विद्वानों में ये प्रमुख थे। और ये संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के अच्छे जानकार थे। अगला है तेनालीराम। तेनालीराम जो है अष्टदिग्गजों में जो है इनका भी प्रमुख स्थान था तेनालीराम का। इनकी जो रचना है तेनालीराम की, वह है पांडुरंग महात्म्य। और अगले जो विद्वान थे वो थे नंदी तिम्मन की जो रचना है वह है परिजात हरण। उनकी रचना जो है परिजात हरण। यानी कि तेनालीराम की जो प्रमुख रचना है वह है पांडुरंग महात्म्य रचना किसकी है? तो तेनालीराम की रचना है। जबकि परिजात हरण यह किसकी रचना है? तो परिजाति हरण जो रचना है यह नंदी तिम्मन की रचना है। परिजात हरण किसकी रचना है? तो परिजात हरण जो है ये नंदी तिम्मन की रचना है। और तेनालीराम, अल्लादीपेद्दन, नंदी तिम्मन ये सभी जो है कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज 8 कवियों के समूहों में ये शामिल थे, जिनमें प्रमुख स्थान जो था वो नंदी तिम्मन को था। अगला जो है कृष्णदेवराय की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्णदेवराय स्वयं भी जो है तेलुगु और संस्कृत भाषाओं के जानकार थे। तो कृष्णदेवराय की जो रचना है अमुक्तमाल्यद जो है यह संस्कृत में लिखी गई थी। यह किस में लिखी गई है? यह संस्कृत में लिखी गई थी। और अमुक्तमाल्यद जो है यह राजनीति और प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। यह राजनीति और प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। राजनीति और प्रशासन पर आधारित पुस्तक अमुक्तमाल्यद जो है यह संस्कृत में लिखी गई है। और उत्तर भारत में जो स्थान चाणक्य की पुस्तक को है, अर्थशास्त्र जो चाणक्य की पुस्तक है वो राजनीति और प्रशासन पर आधारित है, जो स्थान उनको प्राप्त है। दक्षिण भारत में वही स्थान जो है अमुक्तमाल्यद यानी कि कृष्णदेवराय की पुस्तक अमुक्तमाल्यद जो है को प्राप्त है। यानी कि राजनीति और प्रशासन पर आधारित जो पुस्तक है वो अमुक्तमाल्यद, और वह किस भाषा में लिखी गई है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है।
इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला जो रचना है वह है जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम। तो अमुक्तमाल्यद और जाम्बवती कल्याणम ये कृष्णदेवराय की प्रमुख रचनाएं हैं। ये कृष्णदेवराय की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है कृष्णदेवराय ने अपनी माँ के नाम पर, कृष्णदेवराय ने अपनी माँ की स्मृति में अपनी माँ के नाम पर नांगला देवी, इनकी माता का नाम नांगला देवी था, नांगला देवी, इन्होंने अपनी माँ नांगला देवी के नाम पर ही नागलापुरम की स्थापना की थी। एक नया नगर इन्होंने बसाया था, नागलापुरम, नागलापुरम, नागलापुरम नामक जो है इन्होंने एक नया नगर बसाया था अपनी माँ के नाम पर, नगर बसाया था। इन्होंने अपनी पत्नी के स्मृति में भी जो है इन्होंने एक नगर बसाया था, अपनी पत्नी के स्मृति में। इसके बाद कृष्णदेवराय जो थे ये दक्षिण भारत के स्थापत्य के महान संरक्षक माने जाते हैं। स्थापत्य कला का जो है उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी के समय देखने को मिलता है दक्षिण भारत में तो वो कृष्णदेवराय के समय ही मिलता है। इन्होंने कई जो है इनके द्वारा स्थापत्य कई मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हजारा मंदिर, इसमें है हजारा मंदिर। दूसरा है विट्ठल स्वामी मंदिर। हजारा मंदिर के बाद अगला मंदिर कौन सा है? विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। अगला है विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। और अगला है चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर। तो हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, ये सभी दक्षिण भारत के मंदिर हैं और ये जो है कृष्णदेवराय के द्वारा ये सभी मंदिर बनाए गए हैं। इसीलिए जो है कृष्णदेवराय के समय को क्लासिकल युग कहा जाता है। इन्होंने जो है साहित्य, स्थापत्य हर क्षेत्रों में इन्होंने जो है उत्कृष्टतम कार्य किया है। तो हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और चिदम्बरम मंदिर, ये सभी मंदिर जो है कृष्णदेवराय के द्वारा बनवाए गए। अगला पॉइंट जो है यह कृष्णदेवराय स्वयं जो है एक संगीतज्ञ थे। कृष्णदेवराय स्वयं विद्वान और संगीतज्ञ थे, स्वयं विद्वान और संगीतज्ञ थे और कृष्णदेवराय जो है शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे। शतरंज के अच्छे खिलाड़ी कौन थे? तो शतरंज के अच्छे खिलाड़ी जो थे वह कृष्णदेवराय थे। आगे चल कर के जो है कृष्णदेवराय की मृत्यु जो होती है वो 1529 में हो जाती है। 1529 में जो है कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णदेवराय जो है वो अपने छोटे भाई अच्युत देवराय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करते हैं? अच्युत देवराय, अच्युत देवराय, अच्युत देवराय। और अच्युत देवराय का जो टाइम पीरियड था अच्युत देवराय का वो था 1529 से लेकर 1542 तक। अच्युत देवराय का टाइम पीरियड कब था? तो अच्युत देवराय का जो टाइम पीरियड था वो 1529 से लेकर के 1542 तक था। और अच्युत देवराय जो था वह कृष्णदेवराय का भाई था। चूँकि कृष्णदेवराय का जो लड़का था इस समय वो मात्र 18 महीने का था। कृष्णदेवराय का जो लड़का था बालक वह मात्र अल्पवयस्क था, 18 माह का था, 18 माह का था। इसलिए जो है जो राम राय जो है यह कृष्णदेवराय का दामाद था। राम राय एक व्यक्ति है जो कृष्णदेवराय का दामाद था, कृष्णदेवराय का दामाद था, कृष्णदेवराय का दामाद था।
और यह रामराय जो था यह कृष्णदेवराय के इस निर्णय से के जो है खिलाफ था। ये नहीं चाहता था कि शासक अच्युत देव बने, अच्युत देव राय जो है अगला शासक बने तुलु वंश का। रामराय ये कतई नहीं चाहता था, जो कृष्णदेव राय का दामाद था, इसके बाद जो कृष्णदेव राय का दामाद था, इस तरह से जो है इसने अच्युत देव राय जो है इसकी नीतियों को विफल करते हुए उन्होंने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया। एक बार पहली बार जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया तो तिरुपति में, पहली बार इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया, तो पहली बार इन्होंने अपना राज्याभिषेक तिरुपति में करवाया, जबकि दूसरी बार जो अपना राज्याभिषेक करवाया इन्होंने कालाहस्ती में करवाया। दूसरी बार इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया, तो दूसरी बार राज्याभिषेक कालाहस्ती में करवाया। अच्युत देव राय जो है वह रामराय की नीतियों को विफल करते हुए जो है इसने अपना 2 बार जो है राज्याभिषेक करवाया। पहली बार जो है इसने राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, तो तिरुपति में करवाया था, और दूसरी बार जो है कालाहस्ती में करवाया था। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है अच्युत देव राय जो है इसके समय में पुर्तगाली यात्री आया था, पुर्तगाली यात्री नूनीज जो है यह किसके समय में आया था, तो यह अच्युत देव राय के समय आया था। जबकि डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके समय आया था, तो डोमिंगो पायस और बारबोसा वो कृष्णदेव राय के समय आया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विदेशी यात्रियों को लेकर के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला जो शासक बनता है वह है सदाशिव। अगला कौन सा शासक बनता है, अगला शासक है सदाशिव। अगला शासक बनता है सदाशिव। और सदाशिव राय जो है यह जो शासक बनता है, तो इसका टाइम पीरियड है 1542 से लेकर के 70 तक। सदाशिव राय जो है यह 1542 से लेकर के 1570 तक शासन बनता है। और इसके समय सदाशिव राय के समय जो वास्तविक शक्ति जो थी वह राम राय के हाथों में थी। वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी, तो वास्तविक शक्ति जो थी वह राम राय के हाथों में थी। इसलिए राम राय जो था ये बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था। यह बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था, और यह कूटनीति का सहारा लेकर के, कूटनीति का माध्यम से सहारा लेकर के जो है, जो बहमनी साम्राज्य जो 5 भागों में टूट गया था, तो उन सभी के मध्य आपस में जो है उनको ये लड़वाता रहता था। आपस में जो है उन दोनों को, सभी जो है मुस्लिम जो 5 वंश थे, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, इन सभी सुल्तानों को आपस में लड़ाता रहता था, और आपस में जो है एक दूसरे का इनका शत्रु बना दिया था। और धीरे धीरे ये बात जो है इन सुल्तानों को समझ में आने लगी, और जब इन सुल्तानों को ये बात समझ में आने लगी, तो ये जो सभी सुल्तान थे, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर, इन सभी लोगों ने मिल करके एक संघ बनाया, बरार को छोड़ करके। चूँकि बरार का जो था वो गोलकुंडा के साथ जो है, बरार का गोलकुंडा के साथ आपस में जो है थोड़ा सा किसी बात को लेकर के मनमुटाव था, जिसकी वजह से जो है वो बरार इस संघ में शामिल नहीं हुआ। सभी लोगों ने एक संघ बनाया, सभी जो है बरार एक संघ बना, मुस्लिम संघ, जिसमें जो है बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर,
ये सभी लोग जो है मिल करके इस गुट में शामिल होते हैं और हमला कर देते हैं विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हमला कर देते हैं, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हमला कर देते हैं। और यह बात है 1565 की। 1565 के तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में बन्नी हट्टी का युद्ध जिसे कहते हैं, बन्नी हट्टी या इसी को राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इसी को राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। और सभी जो है मिल करके टूट पड़ते हैं विजयनगर साम्राज्य में और विजयनगर साम्राज्य की जो है वह पराजय हो जाती है। विजयनगर साम्राज्य के इस युद्ध में पराजय हो जाती है। पराजय हो जाती है, पराजय हो जाती है। और इस युद्ध में राम राय मारा जाता है। इस युद्ध में राम राय मारा जाता है। इस युद्ध में राम राय मारा जाता है। इस तरह से इस युद्ध में राम राय मारा जाता है। और इन सभी मुस्लिम संघों का जो नेतृत्व कर रहा था वह था आदिल शाह, यानी कि बीजापुर का आदिल शाह। बीजापुर का शासक अली आदिल शाह, अली आदिल शाह। बीजापुर का जो शासक था अली आदिल शाह वो सभी संघ का नेतृत्व कर रहा था, यानी जो बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर ये सभी जो मुस्लिमों का एक संघ था, तो इन सभी संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वह विजयनगर जो बीजापुर का शासक था अली आदिल शाह, वही जो है इसका नेतृत्व कर रहा था। अगला जो पॉइंट है, इस युद्ध का यानी कि तालीकोटा का युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था, युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था, प्रत्यक्षदर्शी, इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था वह सेविल था। सेविल नामक एक विदेशी यात्री है जो इस युद्ध का, राक्षस तंगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, यानी कि उसने जो है स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा था। अगला पॉइंट जो है, इस युद्ध के पश्चात एक पुर्तगाली यात्री आया था। पुर्तगाली यात्री इस युद्ध के बाद आया था जिसका नाम था सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक, सीजर फ्रेडरिक के द्वारा, सीजर फ्रेडरिक के द्वारा जो है इस युद्ध के बाद, यानी कि तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है सीजर फ्रेडरिक के द्वारा विजयनगर की यात्रा की जाती है। विजयनगर की यात्रा पर यह वापस आता है। और बरार, चूँकि हमने बताया कि बरार जो है संघ में शामिल नहीं हुआ था, बरार संघ में शामिल नहीं हुआ था। उसका रीज़न था कि यह गोलकुंडा से इसकी शत्रुता थी, गोलकुंडा से जो है इसकी शत्रुता थी, जिसकी वजह से यह इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो आप नोट कर लीजिए। इस तरह से यह तुलु वंश समाप्त होता है। और तुलु वंश समाप्त होने के बाद जो अगला वंश आता है वह है आरवीडू वंश। वह कौन सा है? आरवीडू वंश। आरवीडू वंश। और आरवीडू वंश जो अस्तित्व में आता है वह 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक, 1650 ईस्वी तक आरवीडू वंश कब तक अस्तित्व में आता है? तो 1510 से लेकर के 1650 ईस्वी तक अस्तित्व में आता है। और आरवीडू वंश का जो संस्थापक था वह तिरुमल था। तिरुमल। आरवीडू वंश का संस्थापक कौन था? तो आरवीडू वंश का संस्थापक तिरुमल था। तिरुमल के द्वारा जो है वह आरवीडू वंश की स्थापना की जाती है। चूँकि हमने देखा कि आगे चल करके इसी में 70 वर्षीय राम राय जो है वो तालीकोटा के युद्ध में मारा जाता है। 70 वर्षीय राम राय जो है वह तालीकोटा के युद्ध में मारा जाता है। और जब राम राय मारा गया तो तिरुमल जो है यह
इसका भाई जो था, उसका भाई तिरुमल जो है वह सदाशिव को लेकर के पेनुकोंडा आ जाता है। कहाँ आ जाता है? सदाशिव को लेकर के जो है पेनुकोंडा आ जाता है। सदाशिव को लेकर के वह पेनुकोंडा आ जाता है, और पेनुकोंडा जब वापस आ जाता है तो आगे चल कर के जो है यह आरंभ में आगे चल कर के यह राजधानी जो अपना बनाता है वो पेनुकोंडा को ही बनाता है। पेनुकोंडा राजधानी जो बनाता है वह पेनुकोंडा को ही बनाता है। पेनुकोंडा राजधानी इसने अपनी किसको बनाया? तो राजधानी इसने अपनी जो है वह पेनुकोंडा को बनाता है, और आगे चल कर जो है पेनुकोंडा राजधानी बनाया। तो इसके द्वारा जो है नए वंश की आर्बीडू वंश की स्थापना की गई। नए वंश आर्बीडू वंश की नींव डाली गई। और इस वंश का अंतिम महान शासक जो है, इस वंश का आर्बीडू वंश का अंतिम महान शासक जो था वह वेंकट द्वितीय था। इस वंश का अंतिम महान शासक जो था वह वेंकट द्वितीय था, और इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वह चंद्रगिरी को बनाई हुई थी। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई हुई थी? तो इसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी को बनाई हुई थी। राजधानी चंद्रगिरी को बनाई। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई हुई थी? तो इसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी को बनाई हुई थी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वेंकट द्वितीय जो था, वेंकट द्वितीय ये पहला ऐसा शासक था वेंकट द्वितीय जिसने स्पेन के राजा फिलिप, स्पेन का राजा जो था स्पेन का राजा फिलिप से जो है इसका पत्र व्यवहार था, मतलब पत्राचार होता था इसका फिलिप से जो है वेंकट द्वितीय जो था, यह स्पेन का राजा जो फिलिप द्वितीय था उससे पत्राचार के माध्यम से व्यवहार था। पत्राचार होता था, फिलिप द्वितीय से पत्राचार होता था। अगला पॉइंट जो है वेंकट द्वितीय के काल में ही इसने ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था। स्पेन से जो है इसने ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था। इसने जो है ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था। इसने अपने यहाँ ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था। और वेंकट द्वितीय के काल में ही वाडियार वंश की नींव पड़ जाती है। इसी के टाइम पीरियड में ही वाडियार वंश, मैसूर में जो है एक नया वंश उभर करके आता है, वाडियार वंश। वेंकट द्वितीय के काल में ही 1612 ईस्वी में वाडियार वंश की नींव पड़ जाती है। और इसी वाडियार वंश के तहत ही आगे चल कर के मैसूर राज्य की स्थापना होती है। मैसूर राज्य की स्थापना होती है। और मैसूर राज्य के अंतर्गत मैसूर राज्य में दो महान शासकों का जो है जिक्र होता है, जिसमें है टीपू सुल्तान, जिसमें है हैदर अली
हैदर अली। हैदर अली जो था वह मैसूर राज्य का संस्थापक था, मैसूर राज्य का संस्थापक था। और इसका पुत्र जो था वह टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। दोनों जो है मैसूर की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए युद्ध स्थल में जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में मैसूर राज्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मैसूर राज्य की जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और आरवीडू वंश का जो अंतिम शासक था, आरवीडू वंश का अंतिम शासक, आरवीडू वंश का अंतिम शासक है आरवीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय होता है। आरवीडू वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो रंग तृतीय होता है। हमने इस तरह से जो है पूरे टॉपिक को डिटेल से कवर किया। पिछले क्लास में हमने संगम वंश, सालू वंश को, और आज तुलु वंश और आरवीडू वंश को कवर किया। हमने देखा कि इस तरह से जो है आरवीडू वंश का जो शासक था वह वेंकट द्वितीय जो है आरवीडू वंश का अंतिम महान शासक था। और इसी के टाइम में हमने देखा कि 1612 ईस्वी में जो है वाडियार वंश की नींव पड़ जाती है। और वाडियार वंश की नींव के तहत ही, वाडियार वंश के तहत ही आगे चलकर मैसूर राज्य की स्थापना होती है। मैसूर राज्य में जो है वह मैसूर राज्य के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से जो है टीपू सुल्तान और किस तरह से जो है हैदर अली जो है अस्तित्व में आता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वह मैसूर के दो महान शासक थे। तो इसको जो है जब हम लोग मैसूर राज्य पढ़ेंगे आधुनिक भारत में तो वहाँ पूरा डिटेल से चर्चा होगी। इस तरह से ये पूरे टॉपिक को हमने डिटेल से कवर किया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इस टॉपिक से बाहर आएगा। इसलिए अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।